अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। मैं नवीद। आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से हम ये मालूम करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से यूएसए के वीज़े रिजेक्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक वालेकुम ठाक? अस्सलाम। आप सुनाए नवीद साहब। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मिस, मैं आज ये सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर हम सुनते हैं जी आप यूएसए अगर अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो वो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से या हमारे काउंसलर्स की तरफ से नेग्लिजेंसी होती है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वैरायटी ऑफ, अगर हम लोग कहें कि इश्यूज़ हमें जो है इस चीज़ को लेके फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेन इशू ये आता है कि यूएसए में हमारे पास जनरल क्राइटेरिया है फॉलो करने के लिए। एम्बेसी जो है वो कोई भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया हमें नहीं देती कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। हमें उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें सिर्फ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का पता होता है कि भाई हमें I-20 चाहिए, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, वी नीड फाइनेंशियल प्रूफ। तो उसमें हम लोग जो है वो बैंक स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। एम्बेसी का इंटरव्यू होगा एंड दैट्स इट, ये प्रोसेस है। लेकिन उसमें कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते, जो फिर हमारे बाद में रिफ्यूज़ल का इशू उसमें सामने आता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम जब बात करते हैं जनरल ग्राउंड्स की, तो उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं जो हमें वाकई में फॉलो करने होते हैं। उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि एम्बेसी नहीं देखती कि हमारे पास टेस्ट कौन सा है, हम नहीं देखेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ कर रहे हैं, कोर्स है रेलिवेंट या नहीं है, हम क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कोर्स को या नहीं कर रहे, मतलब उसका फ्यूचर प्लान हमारे उससे रेलिवेंट है या कोर्स के ये नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही हम अवॉइड कर देते हैं। सबसे पहले जब स्टूडेंट यूएसए में स्टडी के लिए प्लान करता है तो उसका प्लान एग्जीक्यूट करने का तरीकाकार ये होना चाहिए। सबसे पहले वो देखे कि उसके पास बजट कितना है। बजट के अंदर रहते हुए वो अच्छे इंस्टीट्यूट को चूज़ करें। अच्छे इंस्टीट्यूट से मुराद है आप कम्युनिटी कॉलेजेस को थोड़ा अवॉइड करें, आप जो है वो शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम्स को थोड़ा अवॉइड करें, आप डिग्री प्रोग्राम में फुल टाइम प्रोग्राम में एडमिशन लें। फुल टाइम प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के बाद आप अपना कोर्स देखें कि वो आपके प्रीवियस डिग्री से रेलेवेंट है या नहीं है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप देखिए कि जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं दैट व्हाई यू आर चूजिंग दिस कोर्स, व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, तो हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। तो फिर इशू क्या आता है कि वो भी यही सोचते हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट ही नहीं है, इसका तो प्लान ही कुछ नहीं है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वीज़ा ऑफिसर उस स्टूडेंट को जो है वो रिफ्यूज़ल ही देगा, क्योंकि वो जस्टिफाई ही नहीं कर पाया अपना कोर्स या अपने फ्यूचर प्लान्स ही नहीं बता पाया कि वो स्टडी क्यों करना चाह रहा है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है या कॉलेज में अप्लाई करता है, तो वो जो उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है वो उसी चैनल के साथ जाए। उसी चैनल के साथ जाए। और जब वो जिस सब्जेक्ट में भी वो अप्लाई करता है उसको उसका पूरा पता होना चाहिए कि जी। वो उस कोर्स में क्यों जा रहा है, ये उसका प्रीवियस बैकग्राउंड है और फ्यूचर में वो पाकिस्तान में वापस आके वो क्या करेगा इसके करेगा बाद से। एग्जैक्टली और वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए स्टूडेंट्स को। सेकंड होता है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। देखिए, आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप उनको ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे दैट यू कैन स्पीक वेल, यू कैन राइट वेल, यू कैन लिसन वेल, तो आप फिर वहाँ पे उनको कैसे प्रूफ करेंगे कि आप वहाँ पे स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल मिस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो कहते हैं हमारा अप्लाई कर दें, हमने कोई लैंग्वेज कोर्स नहीं करना, नहीं तो फिर आप कोई एक्सटर्नल कोर्स हमें दे दें, जैसे डोलिंगो है या फिर आईटैप का टेस्ट है, वो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन इससे उनकी स्किल्स एनहांस नहीं हो रही होती। यानी हमारा स्किल्स एनहांस करें, उसके बाद आप टेस्ट दें एक प्रॉपर जो कि सेंटर बेस्ड टेस्ट हो, उससे स्टूडेंट को जो उनका एक्यूरेट उनका प्रोफिशिएंसी है वो निकल के सामने आता है, पता चलता है कि स्टूडेंट का लेवल कौन सा है इंग्लिश का, तो फिर अप्लाई करें। आई थिंक अगर स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स से आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो उसके रिफ्यूअल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर वो अच्छे से बता नहीं पा रहा, उसको बोलना नहीं आता, अगर हम इस चीज़ को इस तरह लेते हैं कि वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, तो आप अगर एम्बेसी में जाते हैं तो एक डायलॉग करना पड़ता है एम्बेसी ऑफिसर से, तो वो कैसे करेंगे? अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है, वो स्पीकिंग अच्छी नहीं है उसकी, तो वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो यूएसए में जाके इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाके स्टडी करेगा और वो पास होगा?
तो इस चीज़ को लेके वीज़ा ऑफिसर और यूनिवर्सिटी दोनों बहुत कंसर्न होते हैं। तो इसी वजह से आपको ये पॉइंट भी अपना फुलफिल करना है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है। मैं एक चीज़ परसीव करता हूँ कि अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को इनरोल कर रही होती है ना, तो वो उसको पूरी तरह ऑब्जर्व कर रही होती है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता है तो जब वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस यूनिवर्सिटी। ऐसा ही है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की ये कोशिश होती है कि जब ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा तो ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हो। बिल्कुल। आइदर उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो प्रॉपर चैनल से पूरी रख के आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वीज़ा उसको कभी रिफ्यूज हो। नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, जिसको लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप, आप कहते हैं कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। बिल्कुल ऐसी बहुत तो सारे एलिमेंट्स हाँ इंगेज जी, होते हैं। यही चीज़ होती है। उसके बाद एक इशू आता है जो सबसे मेन इशू है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, फाइनेंस को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मैनेज कर ली है, उसके बाद हमारा काम ख़त्म है, हमने सिर्फ शो करा दिया कि हमारे पास फंड्स पड़ा है, हमें वीज़ा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा क्रिटिकल है। जैसे बाकी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ थोड़ा इस चीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा नहीं करते, यूएसए में ये होता है कि आप अगर शो करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 8 मिलियन मेरे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, जो कि मुझे फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फीस में हेल्प करेंगे, लेकिन यूएसए में आपका वीज़ा ऑफिसर का ये भी कंसर्न होता है कि भाई अगर आपको $26,000 या $25,000 पे करने पड़े हैं पर ईयर, तो क्या आप उतना नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैनेज कर पाएंगे? इस साल का तो आपने शो करा दिया। उस चीज़ में आता है आपका स्पॉन्सर। अब स्पॉन्सर हो सकते हैं फादर, मदर, ब्लड रिलेटेड कोई भी, जो कि आपकी उसी कंट्री में अवेलेबल हो। अगर आप स्पॉन्सर यूएसए से ले रहे हैं तो उसको फिर जस्टिफाई भी करना पड़ता है, और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो आपको स्पॉन्सर करिए, वो बेनिफिशियल है, लेकिन आपके ब्लड रिलेटेड आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, उसको मानते नहीं हैं। तो बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई गार्डियन है आपका, उसका शो करवाएं, उसका आप प्रूफ करें कि वो उसकी सोर्स ऑफ इनकम इतना जनरेट हो रहा है पर मंथ कि अगर पर ईयर मुझे $25,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो वो प्रूफ करता है। अगर फादर की इनकम जो है वो मैं कहती हूँ 6-7 लाख है, बच्चे को $30,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करें, 12 माह की उसकी इतनी इनकम नहीं बन रही होती, फिर उसका टैक्स भी पे कर रहा होता है, वो पाकिस्तान में भी खर्चे होते हैं, फैमिली भी रन कर रहा है, और वो बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज रहा है। ऑब्वियसली इसमें तो वो काफ़ी मैनेज करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। मिस, मेरे एक सवाल और भी है, मेरे माइंड में सवाल आ रहा था कि यूनिवर्सिटी वाले इन चीज़ों को परसीव करते हैं कि यार ये अपने पाकिस्तान में तो खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये बच्चे को क्या एंटरटेन करेंगे। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट का जो है वो मेरे ख्याल में वीज़े का जो है ना वो वीक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ को लेके कंसर्न होते हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे अपने मैनेज कैसे करेगा फाइनेंस। फिर उस सूरत में ये होता है कि या तो स्टूडेंट फिर स्टडी के दौरान काम करेगा, जो कि अगर अंडर ग्रेजुएट की हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट को वैसे ही फर्स्ट ईयर पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मना करती हैं कि वो ऑफ कैंपस काम नहीं कर सकता, वो ऑन कैंपस काम करेगा। ऑन कैंपस में 20 घंटे या 40 घंटे काम करके स्टूडेंट जो है वो लिविंग वगैरह अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो बाकी जो है, लेकिन अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी की $30,000 निकालने की, तो वो आप सेंसिबल सी बात है कि नहीं कर सकते। तो फिर उस सूरत में एम्बेसी ऑफिसर को हमें प्रूव करना पड़ता है कि भाई हमारे यहाँ पे फाइनेंस अच्छे हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हैं वीज़ा ऑफिसर्स। अच्छा मिस, मैं एक और मेरे माइंड में सवाल है, जैसे आजकल पाकिस्तान की इकॉनमी कंडीशन है, तो उसकी वजह से तो कोई रिफ्यूल में कोई इम्पैक्ट तो नहीं आता यूएसए में? बिल्कुल कंसीडर तो करते हैं, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें, अगर एक बच्चा है उसकी टाइज पाकिस्तान से स्ट्रांग है, उनका कंसर्न यही होता है कि ये सेटलमेंट के प्लान्स के लिए तो नहीं आ रहा, या इस तरह के इश्यूज को वो बहुत ज़्यादा गो थ्रू करते हैं। अब अगर वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि उसके सेटलमेंट के प्लान्स हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो देखेगा कि उसकी प्रीवियस कंट्री में या उसकी होम कंट्री में उसकी टाइज कैसी हैं, तो वो चीज़ें बड़ी कंसीडर होती हैं। अब अगर उसकी यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि वो ये प्रूफ नहीं कर पाया कि वो पाकिस्तान वापस जाएगा, तो वीज़ा ऑफिसर उसको डेफिनेटली सी बात है कि उसको रिफ्यूज़ कर देगा। जहाँ तक इकोनॉमी की बात रही है, इकोनॉमी का हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर स्टूडेंट जस्टिफाई कर देता है कि उसका सोल पर्पज़ यही है कि वो पढ़ने जा रहा है, और पढ़ के आके उसको पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाएंगी, या उसका कोई फ़ायदा है यहाँ पे उस डिग्री का, तो फिर वीज़ा ऑफिसर को इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, या यूएसए की एम्बेसी इतना इशू नहीं करती। अच्छा मिस, मेरे माइंड में एक सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट कि
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनका माइंडसेट ही होता है कि हम वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। अगर उनका ये माइंडसेट है तो एम्बेसी में इसको कैसे काउंटर करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या फैक्टर्स हैं? अच्छा, ये फैक्टर जो होता है ये मेरे ख्याल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर स्टूडेंट एम्बेसी में जा रहा है और वो वीज़ा ऑफिसर को कह रहा है कि भाई मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ना नहीं है, ऑल्दो उनको पता है, दे नो सेटलमेंट ही पर्पस होता है या अच्छी अपॉर्चुनिटीज। और देखिए, आपको कोई भी कंट्री मना नहीं करता अनलेस आप जो है वो उसको भी बेनिफिट दे रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है। देखें, आप स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, 2 साल वो स्टडी करता है, 2 साल वो पोस्ट स्टडी वर्क पे काम करता है, ठीक है, और टैक्स वगैरह पे कर रहा है, हर चीज़ ओके कर रहा है, तो उसको सेटलमेंट देने में उनको मसला नहीं है अगर वो लेकिन प्रॉपर क्राइटेरिया पीआर का फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ से देखें, जब आप कैटेगरी कौन सी अप्लाई करें, आप स्टूडेंट कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अपने सारे ही जो फ्यूचर प्लान्स है उसको इमिग्रेंट कैटेगरी के ऊपर पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको रिफ्यूज़ल आएगा। आप बताएं उसको कि आपके प्लान हैं जॉब करने के यूएसए में, लेकिन उसको पुट करना आना चाहिए। कैसे प्लान है? आपको अगर एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है तो यूनिवर्सिटी आपको कंट्री अलाउ करता है 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आपको इसका बहुत फायदा होता है। 2 साल की डिग्री करने के बाद 2 साल का अगर आपको वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है किसी अच्छी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज आपको फिर आप ऑफर कर देती हैं, आपके लिए वर्क स्पॉन्सर कर देती हैं, स्किल वीज़ा के ऊपर स्पॉन्सर करती हैं, तो फिर आप कैटेगरी शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एट द बिगिनिंग, जब हमारी बिगिनिंग कंडीशन होती है, लाइक जब हम लोग इनरोल हो रहे होते हैं, तो हमने अपनी कोर इंटेंशन ये रखनी कि वी आर द स्टूडेंट। यस, फ्यूचर प्लान क्या है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि वहाँ, अब सम टाइम ऐसे होता है ना, कोई किसी भी इन्वायरमेंट में जाके एडजस्ट नहीं होता तो वापस आ जाते हैं। अगर आप वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं और आप एक अच्छा सिटीजन रहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको किसी भी किस्म की परेशानी करेंगे। अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, ऑब्वियसली वो आपको जॉब्स भी ऑफर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑफर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मिस, मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आखिरी, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो जब हर चीज़ का सवाल, यानी ये हर चीज़ का जवाब दे देते हैं कि वो कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, लेकिन जब फ्यूचर प्लान्स की बात आती है तो वो फंस जाते हैं। इसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, फ्यूचर प्लान्स का मेरे ख्याल में कि जितनी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि आपने फ्यूचर प्लान्स कैसे बताने हैं। आप जब इंटरव्यू के लिए पहले तो प्रिपेयर करें, खुद को प्रिपेयर ऐसे करना है कि आपने कुछ भी झूठ नहीं बोलना। सबसे पहले तो झूठ इसमें अब रखेंगे, देखिए आप अपने झूठ में खुद फंस जाएंगे। और वो इतने है, एक टाइम पे जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं पाकिस्तान के, एंड दे नो कि हमारे क्या होती है कोई इंटेंशन। तो होता ये है कि स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं कि फ्यूचर प्लान्स में बताते हैं मैं फला जॉब करूँगा, मैं इस डिग्री के बाद ये डेजिग्नेशन पे इस कंपनी में जॉब करूँगा। तो प्लीज़ उसको आप खुद सर्च करें कि मुझे वाकई में ही इस कोर्स को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, मुझे यूएसए से स्टडी करने का क्या फ़ायदा है, और मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ तो मुझे एक्चुअल में क्या फेस करना पड़ेगा, और वो उसको बताएं। और उस सूरत में आपने क्या प्लान किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, वो उसको बताएं, और आपको 100% वीज़ा मिलेगा। आप अगर उसको बता रहे हैं कि मैं जो है वो अगर एमबीए की डिग्री के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आगे एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करूँगा, मेरी 2 लाख पर मंथ सैलरी होगी, तो वो उसके ऊपर वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये एक वो स्टोरी लगती है, स्टोरी के ऊपर ना जाए। मैं आपकी बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें हमारी इकोनॉमी का हमसे ज़्यादा पता है, बिल्कुल, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हैं, उनको सारे फैक्टर्स का पता है कि यहाँ पर अगर बच्चा वापस आता है तो वो क्या सैलरी होगी, क्या होगी। अब आपके एक सवाल, आपके जवाब से ना मैं बड़ा एग्री करता हूँ कि जितना सच बोलेंगे ना उसमें ही बेनिफिट है, क्योंकि सच बोल के ना बंदे को याद नहीं रखना पड़ता। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ता है, वो इन चीज़ को रियलाइज़ कर रहे होते हैं जी। और कई दफ़ा हम लोग हम सच भी बोल रहे होते हैं लेकिन बात गलत तरीके से पुट कर दी, तो उसको भी अवॉइड करें। बात गलत तरीके से पुट करने का पर्पज़ है कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके कुछ चीज़ें होती हैं जैसे स्टूडेंट के इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में, जैसे मामू, ताया, चाचू ये होते हैं यूएसए में सेटल्ड होते हैं या किसी कैटेगरी के ऊपर स्टे कर रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म स्टे पे होते हैं, तो जब वो फैमिली एंड फ्रेंड्स का पूछते हैं एंड दे सेड यस, तो फिर उसमें वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में आते हैं, वो ब्लड रिलेटेड का
ज़्यादातर उनको इशू होता है। अगर ब्लड रिलेटेड फैमिली मेम्बर हैं तो उनको प्लीज़ छुपाएं मत। आप अपना पर्पस बताएं, फ्यूचर प्लान्स बताएं, आप अपने फाइनेंस को अच्छे तरीके से पुट करें, आप उनको जस्टिफाई करें कि आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, स्टडी करने का, कोर्स रेलिवेंट चूज़ करें। तो मेरे नहीं ख्याल में कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा और आपको अच्छी वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है वो मिलती है एम्बेसी की तरफ से, अगर आप इन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं और माइंड में रखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज आपको मिस फिजा ने इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कोई भी वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो। और अच्छी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और डेयरिंग होके अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। थैंक यू।